हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का बुक 1 का चैप्टर 3 समकालीन दक्षिण एशिया। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आप लोग कोऑपरेट करना। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम समझेंगे दक्षिण एशिया क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति को समझेंगे, उसकी मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं, वहाँ की राजनीतिक प्रणाली कैसी है और पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों नहीं स्थायी रह पाता, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, बांग्लादेश के बारे में भी समझेंगे, श्रीलंका के बारे में, नेपाल, मालदीव, भूटान के बारे में समझेंगे, सार्क और साफ्ता के बारे में भी समझेंगे। और जो दक्षिण एशिया के देश है उनके आपसी रिलेशंस कैसे हैं वो भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद चाहत, तो आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, आईडी आपके सामने दे रखी है। कंटेम्परेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया। तो आप लोगों को ये शब्द सुन के ख्याल आ रहा होगा कि दक्षिण एशिया क्या होता है। तो मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। देखिए मेरा वर्ल्ड का मैप है और इधर है एशिया। तो हमें पता है यहाँ नॉर्थ होता है ऊपर की साइड, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है और यहाँ पे ईस्ट होता है। तो साउथ एशिया यानी कि वर्ल्ड का साउथ वाला रीजन, और साउथ भी कहाँ का? एशिया का। तो ये साउथ में, ये नीचे है ये कंट्रीज, तो ये साउथ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं एशिया की, इन्हीं को साउथ एशिया बोला जाता है। अब वो कौन सी कंट्रीज है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो क्षेत्र है ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंकाओं और विश्वास साथ साथ बसते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। यानी कि ये जो कंट्रीज हैं साउथ एशिया की, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव, ये सारी क्या है? इन्हें ही दक्षिण एशिया बोला जाता है। आप अगर देखोगे इनका भूगोल, अगर आप देखोगे तो यहाँ नॉर्थ में देखेंगे हम तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, साउथ में हिंद महासागर है, वेस्ट में अरब सागर है और ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला है नॉर्थ में, इधर अरब सागर है, यहाँ फिर ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है और साउथ में हिंद महासागर है। तो यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीप क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र की चर्चा में जब जब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर लिया जाता है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता, हालांकि यह इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है। तो जब भी हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो अफगानिस्तान और म्यांमार को भी कभी भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, लेकिन चाइना ऑल्दो बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है यहाँ का, लेकिन उसको साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना जाता है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देश हैं और इनमें एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। कहीं आप देखोगे सैनिक शासन है, कहीं आप देखोगे लोकतंत्र है, कहीं संवैधानिक राजतंत्र है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और श्रीलंका 1948 में। तो जब से दोनों देश आज़ाद हुए हैं
तब से इनमें सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखा जाए, बांग्लादेश जो कि 1971 में बना है, यहाँ पे कभी तो लोकतंत्र होता है तो कभी सैनिक शासन होता है। भूटान में 2008 से संवैधानिक राजतंत्र है। नेपाल पहले संवैधानिक राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन 2008 से वहाँ भी लोकतंत्र है। मालदीव 1968 तक एक सल्तनत था, वहाँ एक सुल्तान का शासन हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पे लोकतंत्र है। MDP मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का वहाँ पे डोमिनेंस रहता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में वहाँ प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र है अब। तो दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। इसके बावजूद दक्षिण एशिया की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में सर्वेक्षण कराया जाता है और सर्वेक्षण में बात जाहिर हो जाती है कि 5 देशों को लोकतंत्र का व्यापक जनसमर्थन हासिल है। तो अब वो 5 देश कौन कौन से थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक सर्वे होता है 5 देशों में और उनसे पूछा जाता है बांग्लादेश से, भारत से, नेपाल से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से कि आपको कैसी राजनीतिक प्रणाली पसंद है। तो बहुत सारे देश जो हैं वो लोकतंत्र का सपोर्ट करते हैं। जैसे बांग्लादेश में 69% लोग हैं, भारत में 70% लोग, नेपाल में 62%, पाकिस्तान में 37%, श्रीलंका में 71%। पाकिस्तान को अगर छोड़ दें तो मोस्टली सारी कंट्रीज़ हैं वो लोकतंत्र चाहते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा कम है ऐसा, लेकिन उनमें भी है। और कभी कभी तानाशाही बेहतर, कुछ लोग जो हैं वो तानाशाही को भी बेहतर मानते हैं, कुछ लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर देखें तो ज़्यादातर लोग लोकतंत्र चाहते हैं। यही यहाँ पे बताया गया है और यही क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, 4 मार्कर में आया था आई थिंक 2025 के बोर्ड में। अब चलते हैं पाकिस्तान में सैनिक और लोकतंत्र, सेना का शासन और लोकतंत्र। तो पाकिस्तान में पहले जनरल अयूब खान आते हैं, ठीक है, सैनिक शासन होता है। उसके बाद जनरल याहिया खान आते हैं और जनरल याहिया खान के टाइम पर ही 1971 में बांग्लादेश बनता है। उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान में एक युद्ध भी हो जाता है 1971 में। उस टाइम हमारे भारत में लीडर इंदिरा गांधी होती हैं और पाकिस्तान में जनरल याहिया खान होते हैं। 1971 में दोनों देशों के बीच एक वॉर होता है जिसके तहत फिर बांग्लादेश को बनाया जाता है। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आते हैं। ये जो थे ये एक लोकतांत्रिक नेता थे और जनरल याहिया खान ये एक मिलिट्री कमांडर थे। तो 1971 से 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहते हैं। फिर जनरल जिया उल हक आ जाते हैं, फिर से सैनिक शासन आ जाता है 1977 में। उसके बाद फिर लोकतंत्र आ जाता है बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में 1988 में। इनकी पार्टी का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था। फिर नवाब शरीफ आते हैं, ये भी एक लोकतांत्रिक नेता होते हैं। फिर परवेज़ मुशर्रफ आ जाते हैं फिर से 99 में, फिर से सेना का शासन आ जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि कितनी इनस्टेबिलिटी है, कभी यहाँ पे सेना का शासन है, कभी यहाँ लोकतंत्र है, कभी सेना का शासन है, फिर लोकतंत्र आ रहा है। तो क्या रीज़न है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है, स्थायी नहीं रह पाता है? ये आपका CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है, 6 मार्क में हमेशा पूछते हैं। तो क्या क्या रीज़न है कि यहाँ पे सेना, मिलिट्री का, धर्मगुरुओं का, भूस्वामियों का और बहुत सामाजिक दबदबा है यहाँ पे, इनकी बहुत चलती है। और अगर इनकी चलती है तो ये थोड़ी लोकतंत्र आने देंगे। लोकतंत्र आ गया तो फिर इनका तो फिर दबदबा चल नहीं पाएगा, इसलिए ये लोग सपोर्ट नहीं करते उस चीज़ को। और भारत पाकिस्तान में तनातनी रहती है, जब देखो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती रहती है। अभी भी रिसेंटली हमने देखा था कि पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक किया था 22 अप्रैल को।
तो आप देखोगे कि पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, तो ऐसे भारत और पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तनातनी बनी रहती है। इसके चलते वहाँ की जनता को लगता है कि अगर हम सेना के अंडर रहेंगे तो हम ज़्यादा सेफ रहेंगे। आतंकवाद, आप देखो यहाँ पे पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, टेरर कैंप्स लगाए जाते हैं, उन्हें स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है उस चीज़ की। भ्रष्टाचार यहाँ पे देखे तो बहुत ज़्यादा है, इंडिया में भी है बट यहाँ पे तो बहुत बहुत ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन न मिल पाना, बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका जैसे देश जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं पाकिस्तान में लोकतंत्र को, क्योंकि उनके भी फ़ायदे निकल रहे होते हैं ऐसे, तो फिर वो खास सपोर्ट नहीं दिखाते हैं इस चीज़ को लेके। अब पढ़ते हैं हम बांग्लादेश के बारे में। तो पहले क्या होता था, पहले स्टार्टिंग में 1947 में जो इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न होता है, तो इंडिया बनता है और पाकिस्तान ऐसे एरियाज़ नहीं थे जहाँ पे, मतलब कोई एक एरिया नहीं था जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी हो, तो दो एरियाज़ में पाकिस्तान बनता है, एक को पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता है, एक को पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता है। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाल असम के विभाजित हिस्सों से ही बना था ये, ठीक है। मैं मैप में दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये इंडिया है। जब विभाजन हुआ था तो यहाँ पे पाकिस्तान बना था, और आप ये देख रहे हो बांग्लादेश, तो एक यहाँ पे पाकिस्तान बना था। इसको पश्चिमी पाकिस्तान बोला गया था और इस वाले को पूर्वी पाकिस्तान बोला गया था। तो जो ये बांग्लादेश देख रहे हो आप, ये शुरू से बांग्लादेश नहीं था, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और ये बनता है 1971 में। तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, और ये अलग क्यों हुआ, मुद्दा क्या था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे वो अपनी संस्कृति को, उर्दू भाषा को थोप रहे थे पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर, जबकि वहाँ पे तो ज़्यादातर बंगाली बोलने वाले लोग थे। तो ऐसे में क्या होता है, उनकी लड़ाई होने लगती है, मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग होते हैं फिर वो पश्चिमी पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से फिर शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग कर देते हैं। वो अपनी पार्टी बनाते हैं, उनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग, पूछा जा सकता है ये। फिर पूर्वी क्षेत्र के सभी सीटों पर विजय मिलती है। 1970 में चुनाव होते हैं और पूर्वी क्षेत्र जो पूर्वी पाकिस्तान वाला क्षेत्र था वहाँ पे सारी सीटों पे शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग जीत जाती है। अवामी लीग को पूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत भी मिल जाता है, लेकिन सरकार ने इस सभा को इनकार कर दिया और फिर शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे जाते हैं और फिर इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं पूर्वी पाकिस्तान में वो भाग भाग के भारत आ जाते हैं। ऐसे में भारत के सामने शरणार्थियों की समस्या आ जाती है कि इतने सारे, मतलब शरणार्थी हैं, करीब 80 लाख के आसपास शरणार्थी आ गए थे, तो इतने सारे शरणार्थियों को कहाँ रखा जाए, हमारी अर्थव्यवस्था पे भी बोझ बढ़ता। तो ऐसे में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन किया, उसे वित्तीय सहायता दी, पैसों से सहायता की, उसकी सैनिक सहायता की, और परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ। तो युद्ध कब समाप्त होता है, जब पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण कर देती है और इसी के चलते फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र, अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है और जिसे बांग्लादेश बोला जाता है। तो फिर क्या होता है, बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें
अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी क्षेत्र घोषित किया। ये आप तीनों वर्ड्स याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली को मान्यता मिली। यानी पहले जो हीरो थे शेख मुजीबुर रहमान, अब वही यहाँ विलन बन गए हैं। 1975 में देखने को मिल रहा है कि वो संविधान में संशोधन करा लेते हैं और संसदीय प्रणाली जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसकी जगह वो अध्यक्षात्मक प्रणाली को मान्यता दे देते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल को, जहाँ पे राष्ट्रपति सब कुछ होता है। सरकार का मुखिया भी राष्ट्रपति होता है, देश का मुखिया भी राष्ट्रपति होता है, सब कुछ राष्ट्रपति के हाथ में होता है। वहाँ पे 11th में पढ़ के आए हो आप। शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर बाकी सभी पार्टीज को समाप्त कर देते हैं। वो 1975 के अगस्त में सेना शेख मुजीब के खिलाफ बगावत कर देती है और इस घटनाक्रम में शेख मुजीब जो है वो सेना के हाथों मारे जाते हैं। फिर नए सैनिक शासन जिया उर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी कौन सी थी? अवामी लीग। और फिर जिया उर रहमान बनाते हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी और 1979 में चुनाव में विजय हो जाते हैं, जीत जाते हैं। फिर जिया उर रहमान की हत्या हो जाती है और लेफ्टिनेंट नेशनल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन ने बागडोर संभाली। यहाँ देख रहे हो आप, एक के बाद एक सैनिक शासन आता जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में आ खड़ी हुई और आंदोलन में छात्र सबसे आगे थे। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों को छूट दी। इसके बाद समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। यानी कि जब जनता जो थी वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रही थी तो कुछ हद तक इन राजनीतिक गतिविधियों को जनरल इरशाद जो है वो छूट दे देते हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन होता है और 5 सालों के लिए वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ता है। 1991 में फिर इलेक्शन होते हैं। इसके बाद बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र कायम है। यानी कि फिर वहाँ पे बांग्लादेश में मल्टी पार्टी सिस्टम आ जाता है, वहाँ पे प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र कायम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। तो अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। उसे आज़ादी मिली थी 1948 में और तब से लेकर अब तक वहाँ पे सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है। लेकिन उसके सामने एक कठिन चुनौती थी। अब वो चुनौती ना तो सेना की थी और ना ही राष्ट्रतंत्र की थी, और ये चुनौती जो थी वो जातीय संघर्ष की थी, जिसमें श्रीलंका में एक नए राष्ट्र बनाने की मांग उठी थी। यानी कि ना उसे मिलिट्री का कुछ वो था, ना ही उसे पैसों से कोई दिक्कत आ रही थी। उसमें दिक्कत क्या आई थी श्रीलंका को? वहाँ पे जातीय संघर्ष था। वहाँ पे दो कम्युनिटीज़ आपस में लड़ने लगती हैं, जिसमें से एक कम्युनिटी बोलती है कि हमको तो अलग देश चाहिए। ठीक है, तो आज़ादी जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो उन दिनों से सिलोन कहा जाता था। तब कौन सी वो दो कम्युनिटीज़ थी जो आपस में लड़ती हैं? सिंघली और तमिल वहाँ पे श्रीलंका में ऐसे गए थे कि जो अंग्रेज जो होते थे वो व्यापार करते थे, तो वो हमारे तमिलों को इसके चलते हमारे तमिल वहाँ श्रीलंका में पहुँच गए थे। तो सिंघली राष्ट्रवादियों का मानना था कि तमिलों के साथ कोई भी रियायत नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका तो सिंघली लोगों का है। सिंघली लोग कहते हैं कि तमिल तो बाद में आए हैं और हम तो हमेशा से श्रीलंका में रह रहे थे, तो जो श्रीलंका है वो तो हमारा है, इसलिए जो तमिल हैं उनको कोई भी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिलनी चाहिए। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरा बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। इसी के चलते फिर 1983 में बाद एक उग्र तमिल संगठन बनता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिट्टे, LTTE जैसे बोला जाता है। ये तमिलों का एक उग्र संगठन बनता है और यह
संगठन श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र यानी कि शस्त्रों के साथ संघर्ष कर रहा होता है। इसने तमिल ईलम यानी श्रीलंका के तमिल के लिए एक अलग देश की मांग की। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है, यानी कि लिट्टे वाले बोलते थे कि हमको, जैसे ये श्रीलंका है, सपोज अगर ये श्रीलंका, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है वो हमें दे दो। श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी है। अब भारत के और ये जो श्रीलंका में चल रहा था ये भारत से कैसे जुड़ा है? भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर दबाव बनता है, ये हमारे तमिलों के साथ वहाँ गलत हो रहा है, आप कुछ कदम उठाइए, श्रीलंका तमिलों के हितों की रक्षा करें। भारतीय सरकार ने फिर समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत की कोशिश की। फिर तो 1987 में भारत श्रीलंका में अपनी शांति सेना को भेजता है तमिलों और सिंहलियों के बीच सलाह कराने के लिए, लेकिन 1989 में भारत को इसे वापस बुलाना पड़ता है। तो उसका रीज़न क्या रहता है कि जो श्रीलंका के तमिल्स थे वो गए तो लिट्टे के सपोर्ट में थे, लेकिन लिट्टे वाले जो है, लिट्टे और भारत की जो शांति सेना थी उनके बीच में ही आपस में लड़ाई हो जाती है। और फिर भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया था। श्रीलंका जनता ने समझा कि ये तो भाई श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी हो गई, इंटरफेयर कर रहे हैं तो हमारे मामलों में। फिर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देशों ने युद्धोत्तर दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राज़ी कर रहे थे। तो फिर इनके बीच में सलाह कौन करवाते हैं? ये दो देश, नॉर्वे और आइसलैंड, ये भी पूछ लिए जाते हैं मैप में। फिर अंततः क्या होता है? जातीय संघर्ष समाप्त हो जाता है, क्योंकि 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया जाता है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे श्रीलंका में जातीय संघर्ष चल रहा था, इतना मतलब लड़ाई झगड़े थे, उसके बावजूद भी हम देखें तो संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया गया है। जनसंख्या की वृद्धि पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाला विकासशील देशों में प्रथम है श्रीलंका। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने अपने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, यानी कि अगर हम दक्षिण एशिया में देखें तो सबसे पहले लिबरल हुई है कौन सी कंट्री? श्रीलंका। सिविल वॉर से गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है वो दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि मतलब श्रीलंका को बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एक छोटी कंट्री है, उस हिसाब से उसका जीडीपी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। अंदरूनी संघर्ष के झंझावटों को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतंत्र राज्य व्यवस्था को कायम रखा है, यानी कि संघर्ष रहे वहाँ पे, उसके बावजूद भी उन्होंने लोकतंत्र राज्य व्यवस्था को बनाए रखा। और ये सब भी कुछ आपका 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है या फिर आपका मैप क्वेश्चन में तो ज़रूर आता है। तो नेक्स्ट इज़ नेपाल। अब हम नेपाल में चलेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य हुआ करता था, फिर आधुनिक काल में देखें तो यहाँ पे कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। फिर नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे, लेकिन राजा जो थे वो सेना की सहायता से हमेशा उन पर पूरा नियंत्रण कर लेते थे, नेपाल के लोगों की आवाज़ को दबा देते थे, और ऐसे वहाँ पे फिर लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो जाती थी, यानी कि लोकतंत्र वहाँ पे आने से रुक जाता था, एक स्टॉप लग जाता था। अवरुद्ध मतलब होता है रुक जाना। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर जनता क्या करती है? एक मजबूत लोकतंत्र के उसमें एक आंदोलन करती है और उसकी चपेट में आ जाते हैं राजा जी। और फिर 1990 में राजा को नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग को मान लेना पड़ता है। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा रहा है और समस्याओं से भरा रहा है। 1990 के दशक में, 1990 से 2000 तक के जो साल थे, दशक मतलब 10 साल में, नेपाल के माओवादी जो थे वो नेपाल के अनेक हिस्सों
में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। माओवादी वो लोग होते हैं मतलब एकदम से उखाड़ फेंको राजा को, उस टाइप के लोग होते हैं। तो नेपाल के अनेक हिस्सों में वो अपना प्रभाव जमाने में कामयाब होते हैं। माओवादी जो थे वो राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ जाती है। कुछ समय तक तो राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। यानी 3 लोग हैं, ये ट्रायंगल थोड़ा सही नहीं बना बट इट्स ओके, समझ जाना आप लोग, ठीक है। तो राजा की सेना के बीच में, ठीक है, लोकतंत्र समर्थक लोगों के बीच में और माओवादियों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष चलता है। और इसके बाद 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। जो संसद बनाई गई थी उसको भंग कर देते हैं वो। इस तरह से नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था नाम मात्र का, वो भी खत्म हो जाता है। अप्रैल 2006 में फिर क्या होता है, यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन होते हैं। संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब वहाँ के राजा कौन थे, नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र। तो अप्रैल 2006 में एक देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन होता है और इन्होंने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ने बाध्य होकर संसद को फिर से बहाल किया। राजा ने पहले 2002 में संसद खत्म कर दी, 2006 में फिर से आ गई, ठीक है। इसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था और 2006 में संसद को फिर से बहाल किया जाता है। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन 7 पार्टी अलायंस माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था। नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहाँ संविधान सभा का गठन होता है। नेपाल में कुछ लोग मानते हैं कि अलंकारिक अर्थों में राजा का पद कायम रखना ज़रूरी है ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे। तो मतलब कुछ हैं थोड़े रूढ़िवादी लोग भी वहाँ पे भी ऐसे। माओवादी समूह ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ने की बात मान ली। फिर 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म कर दिया गया और यह लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। फिर 2015 में नेपाल का नया संविधान बनाया गया। ये पूछा जा सकता है MCQ क्वेश्चन में कि नेपाल का संविधान कब बनाया गया, तो आप क्या बोलोगे, 2015 में बनाया गया। हाँ, अब भारत और नेपाल के रिलेशंस कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच बहुत ही मधुर रिलेशंस हैं और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ये वाला पॉइंट। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल की चाइना के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है क्योंकि जो चाइना है वो उसका हमारे साथ 1962 में वॉर हो चुका है। तो हमारी एक तरीके से चाइना जो है वो हमारा राइवल हो जाता है। तो नेपाल और चाइना की बढ़ती दोस्ती को लेकर भारत को ये अच्छा नहीं लगता। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती है, ये बात भी भारत को पसंद नहीं आती है। फिर भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती हैं क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों से नक्सलवादी समूह का उभार हुआ है। नेपाल में बहुत से लोग यह भी सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है, उसके नदी, जल तथा पन बिजली पर आंखें गड़ाए बैठी हुई है। तो ये उनमें वाद विवाद है। नेपाल में चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए नेपाल को लगता है, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, नेपाल है। ये मैप में पूछा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। तो नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भूक्षेत्र में से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है क्योंकि वो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, तो उसको भारत के बारे में ऐसा लगता है। बहरहाल तो भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विवादों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ आए हैं। ये वाद विवाद और सहयोग के मुद्दे थे नेपाल के बीच में।
नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच में संबंध और मजबूत होने की उम्मीद बंधी है। नेक्स्ट है मालदीव। तो 1968 तक मालदीव पे एक सुल्तान का शासन हुआ करता था, वह एक सल्तनत था। 1968 में यह गणतंत्र बना और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया। 2005 के जून में मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को लेकर मतदान किया गया। बहुदलीय प्रणाली मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि जिसमें बहुत सारी पार्टीज होंगी। फिर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP का देश के राजनीतिक मामलों में प्रभुत्व रहा है। 2005 में 5 के चुनावों में मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, क्योंकि इन चुनावों से विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई है। अब भारत और मालदीव के संबंध हम देख लेते हैं। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण हैं, अच्छे हैं और गर्मजोशी से भी भरे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया। 1988 में क्या होता है कि श्रीलंका के कुछ भाड़े के तमिल सैनिक जो होते हैं वो मालदीव पर हमला कर देते हैं। मालदीव ने इससे आक्रमण से निपटने के लिए भारत से मदद मांगी, तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की, वहाँ पर उनकी हेल्प की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। नेक्स्ट हम भूटान और भारत के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा ऐसा झगड़ा नहीं है। तो भारत से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भाग के उग्रवादी और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। यानी कि भारत में क्या होता है, जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन होता है, असम, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड वाला जो रीजन है, वहाँ पे ये लोग अपना काम कर रहे होते हैं उग्रवादी गुरिल्ले। तो इनको क्या करते हैं, भूटान की सरकार जो होती है वो भारतीय क्षेत्र से भगा देती है, और भूटान के इस कदम से भारत को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजना में हाथ बटा रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये मैप में पूछा जाता है। इस हिमालय देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से ही हासिल होता है। तो हिमालय देश कौन सा है, भूटान। ठीक है, तो यहाँ के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत देता है। फिर अब भारत और श्रीलंका के भी संबंध देख लेते हैं। तो श्रीलंका और भारत सरकारों के बीच तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं श्रीलंका से, लेकिन वो जो जातीय संघर्ष उनका चल रहा था और जो भारतीय सेना ने इंटरफेयर किया था, तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा विवाद देखने को मिलता है। 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। यानी कि जो 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी थी, उसके बाद से जो भारत है वो किसी भी प्रकार का श्रीलंका के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। भारत ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी दस्तखत किए हैं। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से भी दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं। नेक्स्ट हम भारत और बांग्लादेश के संबंध देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे भारत और बांग्लादेश के बीच सहमति और असहमति के मुद्दे पूछ लेंगे, या बोल देंगे आपको भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध कैसे हैं वो बताइए। तो सहमति के मुद्दे क्या हैं कि बांग्लादेश जो है वो भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसलों पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग दिखाया है। 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों का आदान प्रदान भी किया है, और इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता बरतकर सहयोग के दायरों को बढ़ाया जा सके। तो ये कुछ सहमति के मुद्दे हैं बांग्लादेश और भारत में। और असहमति के मुद्दे क्या हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर हिस्सेदारी में तनातनी बनी रहती है।
भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन करने के लिए भारत नाखुश है। भारत में अवैध आप्रवास पर ढाका का खंड, यानी कि जो बांग्लादेशी लोग हैं वो हमारे यहाँ आ जाते हैं माइग्रेट होकर, इस बात से भारत को प्रॉब्लम होती है क्योंकि शरणार्थियों का बोझ बढ़ता है। फिर भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश इनकार करता है। तो भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाना होता है और ऐसे में बीच में बांग्लादेश पड़ता है, तो अपने रास्ते से होकर बांग्लादेश नहीं जाने देता है भारत को। ये बात भी भारत को पसंद नहीं है। और ये भी कुछ असहमति के मुद्दे हैं। इसके अलावा ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने के फैसला और म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने देने जैसे मामले भी शामिल हैं। बांग्लादेश सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी पर दादा की तरह बर्ताव करती है, यानी कि भारत सरकार ऐसे बिहेव करती है जैसे नदी तो उसकी है और वो बिल्कुल भी शेयरिंग नहीं चाहती है नदी के जल को लेकर, यानी कि सारी नदी के सारा जल जो है वो भारत का है, ऐसे वो बिहेव करती है, ऐसा बांग्लादेश सरकार को लगता है। भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने के लिए ये बांग्लादेश की बात पसंद नहीं है। भारत को बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने के भी आरोप हैं, यानी कि भारत पे कौन कौन से आरोप है कि हाँ, जो बांग्लादेश है वो भारत पे आरोप लगाते हैं कि हमारे प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करना चाहते हैं, ये जो है भारतीय हैं ये व्यापार में बेईमानी करते हैं। अब एक टॉपिक हमारा और है, वो है भारत और पाकिस्तान के। तो भारत व पाकिस्तान में विवाद के मुद्दे हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो चुके हैं। 1947 में कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ था, 1965 में भी युद्ध हुआ था, 71 में भी युद्ध हुआ था, बांग्लादेश बनता है 1999 में युद्ध होता है, कारगिल वॉर होता है। 2025 में आप देखोगे तो 22 अप्रैल को जो पाकिस्तान है वो पहलगाम पे अटैक कर देता है, टूरिस्ट को अपना निशाना बनाता है। उसके चलते फिर ऑपरेशन सिंदूर लाती है भारतीय सरकार, फिर अमेरिका मीडिएटर बनता है, फिर सीज़ फायर का ऐलान हो जाता है, ऑल्दो पाकिस्तान उस सीज़ फायर को भी ब्रेक करता है। नेक्स्ट है कि कश्मीर जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखोगे तो 1947-48 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान में, उस टाइम पे कश्मीर का एक हिस्सा चला जाता है पाकिस्तान के पास, जिसे POK कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो हमारे यहाँ कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, यहाँ भारतीयों से पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं उस इलाके को, जबकि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो उसे आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को लेके यहाँ पे तनातनी रहती है दोनों देशों के बीच में। सिंधु नदी जल विवाद रहता है, जिसके चलते 1960 में वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, एक संधि करवाई थी दोनों के बीच में, सिंधु नदी जल संधि, जिसको अभी 2025 में भारत ने ख़त्म कर दिया है, जब से अटैक किया पाकिस्तान ने पहलगाम पे उसके बाद से। और जो दोनों ही देश हैं वो एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि हमारे यहाँ अटैक करना चाहते हैं, हमारे अटैक करना चाहते हैं। सतलज रेखा विवाद है। गुजरात में एक जगह है कच्छ, वहाँ पे कच्छ के रण में एक रेखा है, मतलब जैसे कि ये गुजरात है तो वो कहेंगे पाकिस्तानी कि हाँ, जैसे यहाँ इंडियंस कहते हैं कि हमारा इलाका जो है वो यहाँ तक है, पाकिस्तानी कहते हैं नहीं जी हमारा इलाका तो यहाँ तक है। तो ये यहाँ का जो इतना हिस्सा है ना, फिर उस बात पे विवाद होता है। वो कहते हैं जी नहीं हमारा तो यहाँ तक है, पाकिस्तानी कहते हैं नहीं हमारा यहाँ तक है, तो इस बात पे भी विवाद रहता है। और ये एक मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप ये देखो ना, फिर इतने एरिया में संसाधन भी तो आएंगे, तो अगर या ऐसे विवाद रहेगा तो अगर ये इतना रीजन पाकिस्तान के पास चला जाता है तो यहाँ पे जो संसाधन है वो भी पाकिस्तान के हो जाएंगे, और इतना हमारे पास रहता है तो जो यहाँ के इतने एरिया में जो भी संसाधन है वो भी हमारे पास रहेंगे। नेक्स्ट है पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद
फैलाता है। इस बात को लेकर भारत नाखुश है क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ आपने देखा होगा कि हर मतलब जितने भी पड़ोसी देश है छोटे छोटे इंडिया के, उनके साथ हमेशा वाद विवाद दिखाई दे रहा है आपको। तो क्या मतलब भारत ही सबसे लड़ाई करते रहते हैं कि क्या क्या बात है ऐसी? तो देखिए, भारत आकार में सबसे बड़ा देश है, वो एक शक्तिशाली देश है, फिर वो जो है इन सारे देशों के बिल्कुल बीच में रहता है, तो उसका वास्ता तो सबसे पड़ेगा। इस वजह से छोटे देश जो है वो भारत को शंका की नज़र से देखते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि जो उनके पड़ोसी देश हैं वो भारत का फ़ायदा उठाते हैं। छोटे देशों को लगता है कि भारत इस क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। वहीं भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता हो, लेकिन उनको तो ऐसा लगता है कि भारत अपना दबदबा कायम करना चाहता है। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच नहीं है। हाँ, तो मैंने आपको बोला भी कि आपको लग रहा होगा कि सारे देशों के झगड़े भारत के साथ ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके आपस में भी झगड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल नेपाल, भूटान और फिर बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जातीय मूल के नेपालियों के भूटान आप्रवास को लेकर झगड़ा है। तो रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में आप्रवास के मसले पर मतभेद रहते हैं। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ सकता है। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालय नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट है। तो पाकिस्तान और इंडिया में सिंधु नदी के जल को लेकर विवाद है। बांग्लादेश और इंडिया का देखिए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर विवाद है। बांग्लादेश और नेपाल में देखिए अगर तो हिमालयी नदियों को लेकर जल की हिस्सेदारी में विवाद है। हाँ, तो इस इलाके के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों को लेकर हैं। इसका एक कारण यह है कि दक्षिण एशिया का भूगोल भी ऐसा है, क्योंकि भारत तो बिल्कुल बीच में पड़ता है, इस वजह से उसका सबसे वास्ता पड़ता है। तो यही आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है शांति और सहयोग। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हो सकते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी हो सकते हैं। इसी के चलते देखो बनाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाया जाता है, दक्षेश, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जिसे बोलते हैं शॉर्ट में। तो दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया यह एक बड़ा कदम है। और ये वाला एज इट इज़ ये लाइन उठ के आ गई थी 4 नंबर में, इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन था। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो 2025 बोर्ड में आ रखा है, सेट 2 या सेट 3 में आया था। तो सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 में होती है और इसका हेडक्वार्टर का है नेपाल के काठमांडू में है। विवादों की मौजूदगी के कारण दक्षेश को ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो सार्क के लिए एक साफ्ता भी बनता है। दक्षेश के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते साफ्ता पर दस्तखत किए। इसमें पूरे दक्षिण एशिया के मुक्त व्यापार का वादा किया जाता है। यदि दक्षिण एशिया के सभी तो एक क्वेश्चन और आया था पेपर में, कभी कभी आ जाता है 2 नंबर में, 4 नंबर में भी आ सकता है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच भाई वाद विवाद को कम कैसे किया जा सकता है। तो दक्षिण एशिया के सभी देश अगर अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार करें तो देखो व्यापार से तो आधे मसले वैसे ही सुलझ जाते हैं। तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी और साफ्ता के पीछे यही भावना है। ठीक है, साफ्ता इसी वजह से बनाया गया है ताकि जो सार्क है वहाँ पे ज़्यादा झगड़े ना हो। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। और इसका लक्ष्य क्या था कि दक्षिण एशिया में व्यापार पर लगने वाले शुल्क को कम करना। जब भी कोई चीज़ हम अपने देश में मंगवाते हैं तो हम उस पर एक टैक्स लगाते हैं ताकि जो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज़ वगैरह हैं उनके ही प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदा जाए और वो
बाहर से जो चीज़ आएगी वो महंगी हो जाएगी, तो ऐसे में हमारी कंपनीज को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसका लक्ष्य क्या है साफ तक कि दक्षिण एशिया में व्यापार पर लगने वाले जो इम्पोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको कम किया जाए। छोटे देश मानते हैं कि साफ्ता की आड़ में भारत जो है वो उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है। छोटे देशों को ऐसा भी लगता है कि भारत व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। लेकिन भारत का क्या मानना है? भारत का मानना है कि साफ्ता से हर देश को फ़ायदा होगा। ठीक है, मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग बेहतर होगा। वहीं भारत के कुछ लोगों को का मानना है कि साफ्ता के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत पहले ही भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय समझौता कर चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में सहयोग। तो देखो, हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध ऐसे लगते हैं कि हमें ये तो कभी ख़त्म ना होने वाले झगड़े हैं, फिर भी दोनों ने शांति बहाली के प्रयास किए हुए हैं। ठीक है, दोनों देशों युद्ध के जोखिम को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के नेता एक दूसरे से बेहतर ढंग को समझने के लिए दोनों देश के बीच मौजूद बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलनों में भेंट करते हैं। दोनों देश के नेता पाकिस्तान के और इंडिया के, ताकि विश्वास बहाली की जा सके, बातचीत करेंगे तो कन्फ्यूजन्स जो हैं वो सारी क्लियर होंगी, पता चलेगा कि उनके प्लान्स क्या हैं, हमारे प्लान्स क्या हैं। पिछले 5 वर्षों में, ये तो थोड़ा मतलब ओल्ड एनसीईआरटी का मतलब, ये तो थोड़ा मतलब एनसीईआरटी में लिखा होता है ऐसे, तो हाँ, तो देखा जाए तो पंजाब वाले हिस्से के बीच कई बस मार्ग भी खुले हैं और अब जो वीज़ा है वो इजीली मिल जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है चाइना और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ये वाला जो टॉपिक है मैं आपका चाइना और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इससे 6 नंबर का क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आ रखा है। तो पिछले कुछ सालों में देखिए तो भारत और चाइना के संबंध बेहतर हुए हैं। चाइना का राजनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत चीन संबंधों में एक बड़ी घटनाई है। अब देखो, चाइना की अच्छी दोस्ती पाकिस्तान से है और ये बात भारत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि चाइना जो एक बार युद्ध कर चुका है भारत से, और जिसमें भारत जो था वो बुरी तरह हार गया था 1962 में। ठीक है, इस वजह से जो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है वो भारत को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दुश्मन है। ठीक है, फिर वहीं एक और दुश्मन दूसरे दुश्मन से हाथ मिला ले तो फिर तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है। विकास की ज़रूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये 2 देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं। सन 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो फिर इंडिया और चाइना जो है वो 1991 से थोड़े ज़्यादा करीब आए हैं। 1991 में इंडिया की राजनीति में क्या घटना हुई थी, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध चाइना और इंडिया के ज़्यादा मजबूत हुए हैं। शीत युद्ध के बाद 1940 शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेज़ी से बढ़ा है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से अपने संबंध भी बेहतर किए हैं। ठीक है, और वह भारत पाक के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। आप देखोगे अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद जो भी सीज़ फायर हुआ है युद्ध पे, उसमें भी अमेरिका मीडिएटर बना था, उसने सलाह करवाई थी। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियाँ अपनाई गई हैं। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज़्यादा गहरी हुई है, क्योंकि उन्होंने जब से नई आर्थिक नीति अपनाई है तो यानी कि बहुत सारे देश जो है वो आपस में व्यापार करेंगे उनसे, है ना। अगर भारत जो है वो पॉलिसी अपना रहा है, खुले द्वार की नीति अपना रहा है, तो इसका मतलब बहुत सारे देश जो है उससे व्यापार करेंगे, तो फिर अमेरिका के लिए भी एक मार्केट खुल जाता है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो एक अच्छा मार्केट होता है वो अमेरिका के लिए। अमेरिका में दक्षिण एशिया मूल के लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। फिर इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाज़ार का आकार भी भारी भरकम है। दक्षिण एशिया में इतनी आबादी है, आप देखोगे इतना अच्छा खासा एरिया है। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति जो है वो शांति के भविष्य जो है वो उससे अमेरिका के भी हित बंधे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका को अच्छा खासा मार्केट मिलता है, तो अगर यहाँ शांति रहेगी तो उससे अमेरिका को भी फ़ायदा होगा।
तो बहरहाल दक्षिण एशिया के संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहेगा, अथवा यह एक ऐसा क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसके सांस्कृतिक गुणधर्म तथा व्यावहारिक हित एक हैं। यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोगों और सरकारों पर निर्भर करती है। यानी दक्षिण एशिया में कितनी शांति रहेगी, यहाँ पे क्या कैसा रहेगा, वो किसी बाहरी ताकत से ज़्यादा, अमेरिका या चाइना से ज़्यादा किस पर निर्भर करता है कि वहाँ की सरकार, जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, वो कैसे डिसीजंस ले रही है। का नेक्स्ट टॉपिक है कि सार्क की मुख्य समस्याएं क्या हैं। तो जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ लिया, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि सार्क जो है वो एक संघर्षों वाला क्षेत्र है। यहाँ पे सीमा विवाद रहता है, नदी जल विवाद है। कितने सारे देशों में आपने देखा होगा नदी जल विवाद है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान में हो, वो इंडिया बांग्लादेश में हो, बांग्लादेश नेपाल के बीच में हो, श्रीलंका में देखोगे आप तो जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। इस वजह से ये एक संवेदनशील इलाका बन जाता है। सो गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आपका चैप्टर बहुत लंबा था और इसके नोट्स बनाने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगा है। और आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लो, आपको आ जाएगा। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि इस चैप्टर में हम ये क्या पढ़ रहे हैं, तो मतलब थोड़ा बोरिंग लगा होगा ये चैप्टर आपको, बट जो मेन क्वेश्चंस हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। इसमें तो बेसिकली थोड़ा सबका हिस्ट्री वगैरह दे रखा था, इस वजह से आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और अपने दोस्तों यारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना।